सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस आफ्टर बिहार क्या हालत है पार्टी की आदेश? दीपक जी जैसी थी वैसी ही है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। ना कोई एक्सेप्ट नहीं किया कि बीमार हैं। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस इस वक्त आईसीयू के अंदर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, और आपके हिसाब से इसके क्या कारण है? दीपक जी सबसे बड़ा कारण है जवाबदेही का। कोई ना कोई तो किसी ना किसी का तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना कि भाई आपके कारण ऐसा हुआ है या आपने ठीक से काम नहीं किया है। राज्य दर राज्य हारते जा रहे हैं लेकिन कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया वो हाइड्रोजन बम था। टाइमिंग के हिसाब से ये कितना गलत था? ये जो विषय हैं इन पे पब्लिक आपसे जुड़ नहीं रही है। वहाँ के जो लीडर्स हैं वो भी नहीं मान रहे हैं कि हम वोट चोरी से हारे हैं। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो हरियाणा के लोगों को सड़क पे आना चाहिए था, प्रोटेस्ट करने चाहिए थे, विद्रोह करने चाहिए थे। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। चाहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की बात हो, यूथ कांग्रेस के इंचार्ज की बात हो, जैसा ये लोग चाहते हैं ये राहुल गांधी से वैसे अपने फैसले करवा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ना उम्मीद टूट चुकी है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक मानता हूं मैं किसी भी दल के लिए या किसी भी कंपनी के लिए। एक संदेश के नाम पे कि आप पूरे देश के नेताओं कार्यकर्ताओं को संदेश दें, उसके नाम पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से मैंने कई वीडियो किए और कांग्रेस की वस्तुस्थिति के बारे में आपको बताने की कोशिश की। ये बताया कि नवजोत कौर सिद्धू ने 500 करोड़ रुपए लेकर मुख्यमंत्री बनाने का आरोप लगाया। मैंने ये बताया कि कैसे उड़ीसा के एक पूर्व विधायक मोहम्मद मोमिन ने ये मांग की है कि प्रियंका गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सही निर्णय करने में सक्षम नहीं है। ऐसी सब हालत के बीच कांग्रेस के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है? राहुल गांधी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक बार फिर जर्मनी जाने की तैयारी में है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने क्या कोई आत्म परीक्षण या आत्म मंथन किया? कांग्रेस सिंगल डिजिट तक बिहार के अंदर सिमट कर रह गई। कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन आज तक नहीं हुआ था। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है? कांग्रेस के अंदर इस वक्त क्या क्या राजनीतिक चालें चली जा रही हैं? आखिर क्या कारण है कि शशि थरूर पार्टी मीटिंग से बाहर रह रहे हैं? और ये भी मालूम पड़ा है कि तिरुवनंतपुरम में उनकी जो लोकसभा सीट है, इस बार वहां से एनडीए जीतने जा रही है लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इन्हीं तमाम चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं आदेश रावल, जो कि कांग्रेस को की नब्ज नब्ज को समझते हैं, जो कांग्रेस की रग रग से वाकिफ है। वो जानते हैं कि कांग्रेस के किस रग में किसका खून दौड़ रहा है और वो किसके साथ वफादारी करता है या किसके साथ वफादारी करना चाहता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस आफ्टर बिहार क्या हालत है पार्टी की आदेश? दीपक जी जैसी थी वैसी ही है। कोई फर्क नहीं पड़ा है। ना कोई एक्सेप्ट नहीं किया कि बीमार हैं। पहली बात तो दवाई तो आदमी तब देता है जब आपको ये पता लगे कि आपकी बीमारी क्या है, खांसी है, टीबी है, ठीक है, या आपको पोल्यूशन के कारण आपके लंग्स खराब हो गए हैं। तो मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग हुई जिसमें इन्होंने ये लोग बैठे, संगठन महासचिव, ट्रेजरर खड़गे साहब, राहुल गांधी, और इन्होंने बाहर आके कहा कि एसआईआर जो है उसके ऊपर हम एक बड़ी रैली दिल्ली में करने जा रहे हैं। और वो रैली कल है, दिल्ली में ही होने वाली है। तो बिहार की हार की समीक्षा करने के बजाय आपने एक रैली तय कर दी और कहा कि ये जो मुद्दा है वोट चोरी का और एसआईआर का, इसमें इसमें स्पेसिफिक जातियों के और धर्म के वोट काटे जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करनी चाहिए चुनाव आयोग की। अगर चुनाव आयोग को लेके सवाल खड़े हो रहे हैं तो उनके जवाब भी मिलने चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। विषय है कि आपको मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं मिलती है। आपने कहा कि हम 45 डेज के बाद हम सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देंगे। आपने इम्यूनिटी दे दी चुनाव आयोग को। ये सब सब सवाल अपनी जगह पे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इनके जवाब मिलने चाहिए। संसद में बहस भी हुई लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर इसमें नहीं आया बाहर। लेकिन इसके अलावा आपकी हार क्यों हुई, इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए। क्या आरजेडी के साथ में सीट शेयरिंग ठीक से नहीं हो पाई? क्या आपका मैसेज नहीं जा पाया? क्या आपकी यात्रा जो थी वोट अधिकार यात्रा उसका संदेश नहीं गया? तो ये सब सवाल भी हैं जिनके जवाब इनको तलाशने चाहिए थे लेकिन इन्होंने अभी तक तलाशे नहीं है। और वोट चोरी, ईवीएम के अलावा विपक्ष जो है अभी कुछ देखने के लिए राजी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन कोई ऐसी स्पेसिफिक बैठक या मंथन
या कोई बदलाव की बात नहीं हुई है। मतलब जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। और मुझे लगता है कि पहले एक्सेप्ट करिए कि हाँ हमको दिक्कत है, तब जाके आपको कोई दवाई दे सकता है। आपने कहा कांग्रेस इस वक्त आईसीयू के अंदर, मुझे मुझे ये लगता है कि कांग्रेस इस वक्त आईसीयू के अंदर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, और आपके हिसाब से इसके क्या कारण है? दीपक जी, सबसे बड़ा कारण है जवाबदेही का। देखिए, किसी भी घर में, किसी भी कंपनी में, किसी भी मीडिया हाउस में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर जवाबदेही तय ना हो तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। कोई ना कोई तो, किसी ना किसी का तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना, कि भाई आपके कारण ऐसा हुआ है या आपने ठीक से काम नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव आप हार गए हो। सिर्फ 3 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, एक हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। लेकिन उसके बाद आप राज्य दर राज्य हारते जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है। कौन सर्वे कर रहा है, कौन टिकट बांट रहा है, कौन स्क्रीनिंग कमेटी में है, कौन महासचिव है, कौन अध्यक्ष है, सीएलपी का नेता है। ठीक है, कहाँ चूक हुई, कैंपेन में चूक हुई, जातिगत समीकरण नहीं बन पाए। महाराष्ट्र में कैसे हारे, हरियाणा में कैसे हारे, दिल्ली में क्यों हारे, जब आप अकेले लड़े थे तो आप बिहार में आपकी 6 सीटें क्यों आई। बेसिकली जो कमी है वो सिर्फ एक ही है कि जवाबदेही नहीं है किसी की भी। ना कोई लीडरशिप से सवाल पूछ रहा है, और ना ही लीडरशिप किसी किसी नेता से सवाल पूछ रही है। ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कांग्रेस को ये नहीं पता कि अगर इसी तरह चलते रहे तो रसातल की तरफ जाते रहेंगे? क्योंकि रसातल की ओर घुसना तो कांग्रेस का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और अगर पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है। तमिलनाडु का चुनाव आ रहा है, वहां कोई स्टेक नहीं है। असम में थोड़ा बहुत स्टेक जरूर है, लेकिन असम की पॉलिटिक्स कैसे बायपोलर हो गई, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पुडुचेरी में कांग्रेस के पास बहुत स्कोप नहीं है, वहां पर भी ये बात संभावना नजर आती है। तो ऐसे आने वाले चुनाव जहां पर कांग्रेस का कोई स्कोप नहीं है, ऐसे में तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ड्रॉ की जा सकती है ना, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लिए हो, चाहे वो पंजाब के लिए हो, चाहे वो गुजरात के लिए हो। कम से कम गुजरात और पंजाब में तो आप आज की तारीख में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि स्टेटस को रखना कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सूट कर रहा है आज की डेट में, उसकी लीडरशिप के लिए। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी ऑक्सीजन मिली थी कांग्रेस पार्टी को। आप 99 सीट्स पे आ गए थे और आपने बीजेपी को 240 पे लाके रोक दिया था। उसमें मेजर योगदान था संविधान के मुद्दे का, ओबीसी का। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने ओबीसी की बात करनी भी छोड़ दी। अब जो आप कमिंग इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, उसमें जो डायरेक्ट स्टेक है वो केरल और असम में है कांग्रेस पार्टी का। तमिलनाडु में आप अलाई हैं, और बंगाल में आपका कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के अंदर, और जो नेता हैं अदर देन लीडरशिप, और जो कार्यकर्ता है उनके अंदर एक गुस्सा पैदा हो रहा है। मैंने बिहार चुनाव की हार के बाद ये कहा था, मैं उसको दोहरा देता हूँ कि अ, लोगों की ना उम्मीद टूट गई है। और उम्मीद टूटना बहुत बुरा होता है दीपक जी, क्योंकि आदमी का जीवन कट जाता है उम्मीदों के ऊपर। एक्सपेक्टेशंस आपकी जो होती हैं वही आपको आगे लेके जाती हैं, वही आपको मोटिवेट करती हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ना उम्मीद टूट चुकी है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक मानता हूं मैं किसी भी दल के लिए, या किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो एक संदेश के नाम पे कि आप पूरे देश के नेताओं कार्यकर्ताओं को संदेश दें, उसके नाम पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी आपने पत्ता तक नहीं हिलाया है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है एक। आपने कहा पत्ता तक नहीं लाया। एक एक करके मुद्दे पर चलते हैं। हाल ही के दिनों में सबसे बड़ा जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया वो हाइड्रोजन बम था। एक महादेवपुरा में उन्होंने न्यूक्लियर बम फोड़ा, फिर उसके बाद हरियाणा में उन्होंने एच फॉर हाइड्रोजन बम फोड़ा। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा ग्राउंड तक गया? और क्या ये राहुल गांधी की स्ट्रेटेजिक गलती थी कि एक दिन के बाद जहां पर बिहार के अंदर फर्स्ट फेज की पोलिंग है, उस दिन आप हरियाणा की वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं? टाइमिंग के हिसाब से ये कितना गलत था? देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग में, उसके काम करने के तरीके में, उसमें दिक्कतें हैं। लेकिन ये जो विषय हैं इन पे पब्लिक आपसे जुड़ नहीं रही है। हरियाणा में आपने कहा कि यहाँ पे वोट चोरी हो गई है। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोटों से हारी है। सीटों का डिफरेंस 11 का है। और वहाँ के जो लीडर्स हैं वो भी नहीं मान रहे हैं कि हम वोट चोरी से हारे हैं। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो हरियाणा के लोगों को सड़क पे आना चाहिए था, प्रोटेस्ट करने चाहिए थे, विद्रोह करने चाहिए थे? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो विषय है ये जमीन तक नहीं पहुंच रहा है, और लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना पड़ेगा। पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, कभी जीतती भी है, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करती। अगर आप युद्ध में हैं और आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है,
आप जहां पे आप टारगेट कर रहे हैं वहां निशाना नहीं लग रहा है, तो आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है कि आप सेम स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो। आप देख लीजिए 2014 से लेके 19 का चुनाव और अब 24 का चुनाव, इन्होंने क्या चेंज किया? सिर्फ विषय चेंज हुए हैं। विषय इन द सेंस कि 19 में राफेल था, 2024 में जनता ने खुद से, यानी इस देश के दलित वोट बैंक ने संविधान के मुद्दे पे ऑक्सीजन दी विपक्ष को। अखिलेश यादव को दलितों ने वोट दिया, ओबीसी ने वोट दिया। तो ये तो मतलब रणनीतिक चूक है बहुत बड़ी, और उससे ये कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। नहीं, रणनीतिक चूक तो है, लेकिन क्या ये उनको ये राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई नहीं पड़ती कि ये लिखा हुआ है दीवार पर कि ये गलतियां हम लोग कर रहे हैं? मुझे लगता है दीपक जी, ये फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं सब लोग अपनी अपनी पार्टी के अंदर, कि हम लोग कैसे कहाँ बने रहें। लेकिन इसमें एक मूल सवाल ये आता है कि ये फेस सेविंग आप लोग कब तक ढूंढोगे? कभी ना कभी तो आप लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। कभी ना कभी तो कोई आपसे पूछेगा कि भाई तुम 3 स्टेट में हो और तुम 15 साल से, लगभग थर्ड टर्म चल रहा है मोदी जी का, अगर आप ये जो चुनाव होने वाले हैं अगले इस 2026 की स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट 4 महीनों में, उसमें भी अगर आपकी ये स्थिति रही, तो मुझे लगता है कि फिर पार्टी के अंदर जो वो गुस्सा है वो लावा बन के फूट जाएगा। गुस्सा लावा बन के फूटेगा। कल मैंने एक लेटर देखा, हालांकि नेता बड़े नहीं थे, उड़ीसा के एक नेता थे, जहां से 6 बार से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। और उड़ीसा के उन नेता का ये कहना था कि भाई राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने स्पेसिफिक लिखा कि 83 साल के हो गए हैं, अब वो फैसले लेने में असफल है पार्टी के संबंध में, प्रियंका गांधी को सत्ता सौंप देनी चाहिए। इस तरह की मांगों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कभी ना कभी ये दिन आएगा। अभी छोटे नेताओं ने बात की है, बड़े भी करेंगे। और देखिए, ये बात तो सही है कि गांधीज की ये कंपनी है और ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और गांधीज को अभी छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा, जो बाकी नेता हैं उनके लिए भी आवश्यक है कि ये लोग रहें, गांधी परिवार रहे, ताकि उनके अम्ब्रेला के नीचे उन सबको रहने में आसानी होती है। जब जब कांग्रेस पार्टी के इतिहास में गांधी के बाहर चीजें गई हैं, वो मामला बिगड़ा ही है, और वो आज तक भी ठीक नहीं हुई है। तो मेरा मेरा इसमें ऐसा मानना है कि ये एक शुरुआत है जो धीरे धीरे और बढ़ेगी, और आगे चले के आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ बदलाव पार्टी को अपने संगठन में, अपने स्ट्रैटेजी में करना पड़ेगा। अन्यथा ये जो आवाज आज छोटे लेवल से उठ रही है उड़ीसा के किसी विधानसभा क्षेत्र से, ये फिर दिल्ली में भी आएंगी, और अंदर अंदर बंद कमरों में ये बातें हो रही हैं। इसका मुझे अंदाजा है कि कहीं ना कहीं अब आपको अपनी, जहां जहां आपने पावर सेंटर बनाए हैं, थोड़ा उनको चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, थिंक टैंक नए लाने पड़ेंगे। बहुत कुछ चल रहा है अभी। मतलब मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये एक आवाज है, बंद कमरों में ऐसी बहुत सारी आवाजें हैं। आदेश, मुझे बताइए राहुल गांधी का दफ्तर चलता कैसे है? कौन कौन लोग हैं जो इस दफ्तर को चलाते हैं? कौन कौन इनके मेन एडवाइजर हैं? जैसे मुझे पता है कि एक केरल लॉबी है, एक नॉर्थ की लॉबी है। केरल लॉबी और नॉर्थ की लॉबी में हमेशा कांग्रेस में टकराव होता रहता है। केरल लॉबी पूरी तरह से हावी है, जिसके सरगना केसी वेणुगोपाल है, ऐसा कहा जाता है। मुझे बताइए राहुल गांधी का ऑफिस चलता कैसे है, और किस किस तरीके से जो है वो राहुल गांधी के दफ्तर में काम होता है? अभी केरल लॉबी बहुत कमजोर है। अभी जो है, जो सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं राहुल गांधी के दफ्तर में, वो अलंकार हैं। और अलंकार जय जगत लॉबी से आते हैं, और जय जगत इस टाइम बहुत प्रभावशाली है। इनके इनके जो लोग हैं वो, उन्होंने पूरा सिस्टम कैप्चर कर रखा है राहुल गांधी का। उन्हीं के प्रभाव में सारे फैसले हो रहे हैं, और ये सब लोग वो हैं जो चुनाव नहीं लड़ते। और इनमें से एक ही महिला है, मीनाक्षी नटराजन, जो एक बार सांसद रही हैं, लेकिन इस बार वो भी चुनाव नहीं लड़ी। तो सचिन राव, मीनाक्षी नटराजन, अलंकार, कृष्णा लवेरू, प्रवीण चक्रवर्ती, के राजू, हर्षवर्धन सपकाल, एक लंबी फेहरिस्त है। और अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन में भी प्रवेश कर चुके हैं। जैसे के राजू झारखंड के इंचार्ज हैं, कृष्णा जो है बिहार के इंचार्ज हैं, प्रवीण चक्रवर्ती डाटा और रिसर्च में बैठे हुए हैं, हर्षवर्धन सबकाल महाराष्ट्र के हैं, और मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना के इंचार्ज हैं, सचिन राव ट्रेनिंग के इंचार्ज हैं। आजकल ये लोग जो हैं वो ज्यादा फैसले प्रभावित कर रहे हैं। चाहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की बात हो, यूथ कांग्रेस के इंचार्ज की बात हो, जैसा ये लोग चाहते हैं ये राहुल गांधी से वैसे अपने फैसले करवा रहे हैं। और इसी इसी बात को लेके बड़ा गुस्सा है पार्टी के अंदर, कि जो पार्टी के संगठन के लोग हैं, जो सालों से कांग्रेसी हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। और एक ग्रुप ऐसा है जो अपने हिसाब से ही चीजें मैनिपुलेट करता है और
चल चल रहा है, और राहुल गांधी उनसे बहुत प्रभावित भी हैं। राहुल गांधी को अभी आज की डेट में कुछ दाएं बाएं नजर नहीं आ रहा है। तो बाकी सब लॉबी आजकल ठंडी पड़ी हैं। इवन एक एक ऐसा फैसला था कि जो वेणुगोपाल ने काफी लंबे समय तक होल्ड करके रखा, जो वो नहीं चाहते थे, लेकिन इसी लॉबी ने राहुल गांधी को कहा, और उन्होंने फोन करके कहा कि इस फैसले को आज रिलीज कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें डिटेल में जाऊंगा, ये फंस कौन जाएंगे, सा इसमें फैसला लंबा था? मामला हो जाए। ये अभी जो यूथ कांग्रेस के इंचार्ज जिनको बनाया गया, जिन्होंने आज तक किसी कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ा, उनको आपने यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बना दिया, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। मैं हमेशा की बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर तोप है तो यूथ कांग्रेस बारूद है। यूथ कांग्रेस 1977 में जब इंदिरा गांधी हार गई थी, उसके बाद जब उनकी वापसी हुई थी, यूथ कांग्रेस नहीं कराई थी। आप देखिए जितने आज बड़े नेता पार्टी के अंदर हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं या जो और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पे जो जो बड़े नेता हैं, वो सब यूथ कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। वो वहीं से आए हैं। तो सबसे मजबूत संगठन है, और आपने उसके इंचार्ज को ऐसे व्यक्ति को बनाया कि जो कभी कॉलेज का प्रेसिडेंट भी नहीं रहा है। आपने आपने कृष्णा को बिहार भेज दिया, उन्होंने आज तक सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा है। बिहार जैसे पॉलिटिकल स्टेट में आपने भेज दिया। एक पूर्व आईएएस को आईएएस को के राजू को आपने झारखंड भेज दिया। मीनाक्षी नटराजन बहुत ईमानदार महिला हैं, ठीक है, उसमें कोई शंका नहीं है उनकी इंटेग्रिटी पे। लेकिन वो जिस हिसाब से काम करती हैं, वो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा काम पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होता कि वो एक दिन मौन व्रत रखती हैं, हॉस्पिटल में काम करती हैं, ट्रेन से जाएंगी तेलंगाना, उसमें 3 दिन में पहुंचेंगी, उसमें सब ठीक है। लेकिन राजनीति आज की जो है वो ऐसी नहीं है। आज की राजनीति बहुत फास्ट हो गई है, जवाबदेही की राजनीति है, एक्शन की राजनीति है, दिखाने की राजनीति है। वो सब चीजें मिसिंग हैं। तो बहुत सारा कल्चर जो है वो एनजीओ टाइप डेवलप हो रहा है। ये और समस्या है। और इसी तरह एनजीओ चलता रहेगा, आपको क्या लगता है? देखिए आज की डेट में तो कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे। मैंने कहा ना कि धुंधला है, अंधेरा हो गया है, और उम्मीद नहीं है। और बड़ा बड़ा मुश्किल, या मैं कहूँ कि बहुत खराब होता है उम्मीद का टूट जाना। वो तो मैं ये समझता सबसे हूँ। बड़ी समस्या है अभी। अगर उम्मीद टूट हम्म। गई तो उसके बाद आदमी के पास कुछ करने के लिए नहीं रह जाता है। कुछ कुछ क्योंकि नहीं हमारे बचता है। हमारे यहाँ कहते हैं, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अगर आपके मन दुनिया में कायम है। उम्मीद है, अगर आपके मन में कोई कुछ करने की, कर गुजरने की इच्छा है, तो उसके बल पे उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे एसआईआर का वोट चोरी का मुद्दा ग्राउंड तक नहीं पहुंचा, हरियाणा में इसको लेकर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, बिहार में ये वोटों के अंदर नहीं बदला, तो क्या कांग्रेस लीडरशिप सिर्फ अपने को बचाने के लिए इस तरह के तर्क गढ़ती है या गढ़े जा रही है, ताकि आने के लिए अपने लिए एक कवच तैयार करा जा सके कि हम तो सब कुछ ठीक कर रहे थे, गलत तो चुनाव आयोग ही था? मैंने ये बात अभी तक आपके शो में बोली थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये बात सही है, दिक्कत है चुनाव आयोग में। उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और उनको जनता को जवाब देना चाहिए, विपक्ष भी पार्टियों को जवाब देना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और कांग्रेस जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो इतनी पुरानी पार्टी है, उसके लिए सिर्फ एक विषय को लेके इतना ज्यादा अपना रिसोर्सेज को लगाना, उस पर पूरा फोकस कर देना, मुझे लगता है कि वो थोड़ी दिक्कत है। जो बाकी नेता हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। जब एक बैठक बुलाई गई थी बिहार की हार के बाद कांग्रेस पार्टी के नए इंदिरा भवन में, वहां सब नेताओं को बुलाया गया था, जितने बड़े नेता हैं, वह जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, जो सीनियर नेता हैं, वो सब लोग थे। उसके बाद कई नेताओं की चर्चा हुई आपस में, और कहा कि अब तो कुछ करना चाहिए। बोले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तो एसआईआर को दोषी मान लिया गया है, और इसके बाद रैली हो रही है, तो काम खत्म हो गया ना। तो अंदर अंदर पार्टी के अंदर भी इस विषय को लेके 100% जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं, यही कारण है। तो ये सबसे बड़ा मामला है। पहले तो आपको अपने घर को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ, आपको अपने घर में किसी मुद्दे पे कितने वोट मिल रहे हैं, कितनी सहमति मिल रही है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि एक ही गुट प्रभावी है, कम्युनिकेशन नहीं है। राहुल गांधी लोगों से मिलते नहीं, वो कहते हैं मैं कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हूँ। ठीक है, खड़गे साहब हैं, वो उनके पास पावर की कमी है। अध्यक्ष तो वो हैं। वेणुगोपाल भी पावरफुल हैं। पूरा का पूरा मामला ना, मतलब सेंट्रलाइज हो गया पावर का। यानी वेणुगोपाल ऑन बिहाफ ऑफ राहुल गांधी फैसले करते हैं, और उधर जो जय जगत है वो इनके ऊपर प्रभावशाली हो गया है।
तो जो बाकी पार्टी की लीडरशिप है, वर्किंग कमेटी है, वो सब लोग बेचारे अपने घरों में बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं सकते। ये जय तो जैसा जगत आप बार बार बोल रहे हैं, जय जगत है क्या आदर्श, ये तो बताइए। जय जगत का मतलब ये है, ये लोग ये कहते हैं कि समूचा जगत हमारा है, हमें लोगों को जातियों में नहीं बांटना है, धर्म में नहीं बांटना है। इस आज की पोलराइज सोसाइटी में जहाँ हिंदू मुसलमान और जातियों में बट के चुनाव हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी आप ओबीसी की बात मत करिए, हाँ, पूरा पूरा जगत हमारा है। तो ये है जय जगत, जिनके मैंने नाम बताए थे आपको। और ये काफी प्रभावशाली लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी में आज के टाइम में इनके जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत हाई है, तो 51% पे चल रही है। राहुल गांधी तो ओबीसी की बात करते हैं, वही कहते हैं कि ओबीसी नहीं, अफसर है कि बिहार नहीं है। आप देख लीजिए बिहार से लेकर अब तक उन्होंने ओबीसी की बात नहीं करी है। उन्होंने कहा इन्होंने ईबीसी का मैनिफेस्टो लॉन्च करवाया राहुल गांधी से पटना में, और कहा कि लैंडलेस ओबीसी और ईबीसी की बात करेंगे हम। जो जो डोमिनेटिंग कास्ट है ओबीसी की, उनकी बात नहीं करेंगे। अरे भाई, आप लोग विपक्ष में हो, विपक्ष में रह के आप अपने मुद्दे को पोलराइज कर रहे हो। सत्ता में आके पोलराइजेशन होता है। आपने एक ओबीसी का मुद्दा जिससे लोग जुड़ रहे थे राहुल गांधी के साथ में, और जिसमें आपको वोट भी दिया था 2024 के चुनाव में, उसको आपने खुद ही खत्म कर दिया। तो जो आपकी ओबीसी आउटरीच थी, वो आपने उसको पोलराइज कर दिया। तो ये किसने किया? ठीक बात है। इन्हीं लोगों ने किया। ठीक बात है। तो ये जो राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहे थे, जिससे उनको आंशिक सफलता भी मिली थी, ओबीसी की बात उन्होंने कही थी, उत्तर प्रदेश में जिसका फायदा भी मिला था, उत्तर प्रदेश में वो अपनी सीट भी जीते और बगल वाली सीट भी जीत गए, वो अमेठी जीत गए। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी पिछले चुनाव में हारने के बाद। तो क्या राहुल गांधी को ये समझ नहीं आया यही सही रास्ता है, इसी पर चलना चाहिए, और ये कोई हाइड्रोजन बम या एटम बम बार बार अननेसेसरी फोड़ना नहीं चाहिए? देखिए, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन जो रिजल्ट हैं, जो नतीजे हैं, वो बता रहे हैं कि वो अपनी बात पे कायम हैं। और संविधान का मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था, और ओबीसी का मुद्दा था, लेकिन सरकार ने खुद ही घोषणा कर दी ओबीसी की का सेंसस की। तो वो कैसे करेंगे, वो भी एक सवाल है। लेकिन राहुल गांधी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने जो पूरे ओबीसी की बात हो रही थी उसको कहा कि इसकी आप बात मत कीजिए, हमें इसमें ईबीसी और लैंडलेस ओबीसी की बात करनी है। तो जाहिर है कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी वो उस विषय पे कायम नहीं है। एक आखिरी सवाल हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी ऐसे में क्या सोच रहे होंगे, आपको क्या लगता है, कोई थॉट उनके दिमाग में होगा, वो या जर्मनी यात्रा प्लान कर रहे होंगे? नहीं, ये तो ज्योतिष वाला सवाल हो गया, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। लेकिन लेकिन जितना हम लोग सोचते हैं, शायद इतना वो नहीं सोचते। चलिए, ये बहुत अच्छा जवाब है। शायद जितना वो सोचते हैं उतना, जितना हम लोग सोचते हैं उतना वो नहीं सोचते। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के दिन तभी फिरेंगे जब राहुल गांधी सोचना शुरू करेंगे। आदेश, आप जुड़े हमसे, आपने इतनी इनसाइट बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।